नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। झारखंड में लगातार ईडी की कार्रवाई जारी है, लगातार छापेमारी जारी है और नेताओं के नाम जैसे जैसे सामने आ रहे हैं, पूछताछ में जैसे जैसे नाम सामने आ रहे हैं, जो ईडी के अधिकारियों को क्लू मिल रहे हैं, उन क्लू पर तहकीकात की जा रही है और तहकीकात के बाद जिस तरीके के जिनके भी नाम सामने आते हैं उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। अब तक झारखंड का जिक्र करें तो झारखंड में 6 गिरफ्तारी ईडी की तरफ से हो चुकी हैं और उन 6 गिरफ्तारियों में कई क्लू सामने आ रहे हैं। माना जा रहा है कि आने वाले समय में अभी और भी तमाम सारे राजनीतिक दलों के नाम सामने आएंगे। तमाम सारे ऐसे आईएएस अधिकारी हैं जिनके नाम सामने आने बाकी है और उनकी भी गिरफ्तारी ये कही जा रही है कि दरअसल उनकी भी गिरफ्तारी होगी। और चर्चा तो अब यह भी है कि जिनके भी तार इस पूरे प्रकरण में कहीं ना कहीं कनेक्ट हैं, उनकी सांसें भी तेज हो गई हैं, धड़कनें बढ़ना तेज हो गई हैं और अब उनमें खलबली मची हुई है कि आखिर उनका नाम ना सामने आ जाए और अगर उनका नाम आता है तो गिरफ्तारी उनकी भी तय मानी जा रही है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी की तरफ से सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है और लगातार यह कहा जा रहा है कि दरअसल झारखंड में हेमंत सोरेन की कोई सरकार नहीं है, झारखंड में गुंडा, अपराधी और माफियाओं, भ्रष्टाचारियों की सरकार है। बाबूलाल मरांडी ने यहां तक कह दिया कि वो लगातार सरकार को आगाह भी करते रहे, बावजूद इसके सरकार चेतने का काम नहीं किया। पहले क्या कुछ कहना है पूरे मामले पर लेकर के, क्या कुछ सत्ता दल और विपक्षी की प्रतिक्रिया क्या है वो सुनिए, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अग्रवाल भ्रष्टाचार का प्रतीक है, सत्ता के गलियारों का वो दलाल है और साथ साथ झारखंड के चेहरे पर कलंक है। ऐसे लोगों की गिरफ्तारी और गिरफ्तारी के बाद कई चीज़ों का उजागर होना भी तय है। आने दीजिए, समय का इंतजार की, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, कानून अपना काम कर रहा है। जो साजिश केंद्र सरकार के द्वारा रची जा रही, भाजपा के द्वारा रची जा रही, वो लाख जतन कर लें, लेकिन हमारे नेता बेदाग हैं और बेदाग रहेंगे। ठीक है, ये प्रयास कर रहे हैं, लेकिन न्यायालय है, कोर्ट है और हम लोगों को पूरा भरोसा है न्यायालय पर। हम उचित प्लेटफॉर्म पर समय पर जाएंगे। किनकी हो चुकी है? सीएस सुमन कुमार की हो चुकी है। आईएएस पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार को ईडी ने 7 मई को गिरफ्तार किया था। 6 मई को ईडी ने सीए के घर छापेमारी की थी, जहां से 19 करोड़ रुपए नकद बरामद हुआ था और ईडी ने यह छापेमारी आय से अधिक संपत्ति और मनरेगा घोटाला मामले को लेकर के की थी और उसके बाद गिरफ्तारी की। आईएएस पूजा सिंघल का अगर जिक्र करें तो झारखंड की तत्कालीन खनन और सह उद्योग सचिव पूजा सिंघल को ईडी ने 11 मई को शाम गिरफ्तार कर लिया था। पूजा सिंघल को लगातार 2 दिन की लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने यह गिरफ्तारी मनरेगा घोटाले में संलिप्तता सहित भ्रष्टाचार से संबंधित अन्य मामलों में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत गिरफ्तारी की गई थी। पूजा सिंघल की तमाम सारे आरोप लगे थे और उसके बाद गिरफ्तारी हुई। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा ऐसे व्यक्ति थे जिनकी तीसरी गिरफ्तारी हुई। ईडी टीम ने 19 जुलाई को शाम गिरफ्तार कर लिया था। साहिबगंज में अवैध खनन मामले की जांच कर रही ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए पंकज मिश्रा को अपने रांची स्थित कार्यालय में बुलाया था। सुबह करीब 11 बजे पंकज मिश्रा प्रवर्तन निदेशालय पहुंचते हैं ईडी के सवालों के जवाब देने के लिए और दिन भर ईडी के अधिकारी उनसे पूछताछ करते हैं। शाम को इस बात की घोषणा कर दी जाती है कि ईडी पंकज मिश्रा को गिरफ्तार कर चुकी है। और चौथी गिरफ्तारी ब्रोकर नाम से, पावर ब्रोकर नाम से प्रेम प्रकाश फेमस है, जिसकी ईडी ने गिरफ्तारी की थी। 25 अगस्त को गिरफ्तारी की गई थी इसकी। और इससे पहले 24 अगस्त को ईडी ने प्रेम प्रकाश के अरगोड़ा स्थित वसुंधरा अपार्टमेंट और हरमू हाउसिंग कॉलोनी के किराए के मकान पर छापेमारी की थी। और इस छापेमारी के दौरान प्रेम प्रकाश के आवास से 2 AK-47 बरामद किया गया था, जिसे ईडी ने जब्त कर लिया है। और 5वीं गिरफ्तारी बच्चू यादव नाम है। ईडी ने बीते 4 अगस्त को बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए झारखंड में अवैध खनन के मामले की जांच के दौरान मिले कई महत्वपूर्ण सबूतों के आधार पर बच्चू यादव को रांची से गिरफ्तार कर लिया था। बच्चू यादव साहिबगंज जिले के रहने वाले हैं, लेकिन पिछले कई सालों से इसकी अवैध तौर पर खनन से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आरोपी को साहिबगंज इलाके में बाहुबली के तौर पर जाना जाता है, जिसकी गिरफ्तारी ईडी ने की।
और उसके बाद छठी गिरफ्तारी पश्चिम बंगाल के चर्चित कारोबारी अमित अग्रवाल को ईडी ने बीते 7 अक्टूबर को गिरफ्तार किया। अग्रवाल पर झारखंड हाईकोर्ट के वकील राजीव कुमार को कोलकाता बुलाकर घूस देने का भी आरोप है। राजीव कुमार 50 लाख रुपए घूस लेते हुए कोलकाता में गिरफ्तार हुए थे और यह कहा गया कि अमित अग्रवाल ने ही इसे गिरफ्तार करवाया था राजीव कुमार को। तो लगातार जिस तरीके से भ्रष्टाचार की जड़ें व्याप्त है पूरे झारखंड में, लगातार ईडी कार्रवाई कर रही है। अब भारतीय जनता पार्टी को खासतौर पर मौका मिल गया है झारखंड सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए और लगातार मांग की जा रही है कि दरअसल जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसको लेकर के आगाह किया गया बीजेपी के नेताओं की तरफ से, लेकिन सरकार ने सुना नहीं, क्योंकि सरकार हेमंत सोरेन की थी ही नहीं। कहा जा रहा है कि सरकार झारखंड में भ्रष्टाचारियों की है। क्या कुछ कनेक्शन है भ्रष्टाचारियों के झारखंड से, किस तरीके से लूट को अंजाम दिया जा रहा है और आगे आने वाले समय में ऐसे लूट कब तक चलते रहेंगे? सरकारें तो बदलती रहती हैं, स्थिति जस की तस रहती है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, आपका परिचय करा देते हैं। इंदुकान दीक्षित जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है इंदुकान दीक्षित जी आपका। लक्ष्मी नारायण तिवारी जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है लक्ष्मी नारायण तिवारी जी। सुशांतो मुखर्जी जी हैं, मार्क्सिस्ट के नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मुखर्जी जी। सबसे पहला सवाल मुखर्जी जी, जिस तरीके से लूट को अंजाम दिया जा रहा है, लगातार कहा जा रहा है कि झारखंड में जनता त्राहिमाम कर रही है और जनता जिस तरीके से, जिस उम्मीद के साथ आप लोगों को किसी भी राजनीतिक दल हो, किसी भी राजनीतिक दल का हम जिक्र कर रहे हैं, सत्ता पे पहुंचाने का काम करती है, लेकिन सत्ता पे पहुंचने के बाद, उस कुर्सी पर बैठने के बाद, क्या आपको यह नहीं लगता कि वास्तव में जनता के साथ धोखा किया जाता है और केवल अपनी और अपनों की जेब भरी जाती है बस? जी, निश्चित तौर पर जितने लोगों के ऊपर ईडी की जांच हो रही है, ये लोग बुड़बक है। अरे बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, बीजेपी ज्वाइन करने तो कोई मतलब ही नहीं रहा। देखिए पूरे देश में जिसको ईडी ने दौड़ाया, जिसको सीबीआई ने दौड़ाया, सब ज्वाइन कर लिए बीजेपी। अब मस्त है, कोई मुख्यमंत्री बन गए आसाम का, कोई आपको पार्टी का मेन बॉस बन गए बंगाल में। बुड़बक है इन लोग ने, इन लोग को समझ में नहीं आता। झारखंडी है ना, बुड़बक होते हैं। इन लोग को जानते हैं, समझ में नहीं आया था। इन लोग को समझना चाहिए था कि अरे जब खोज रहा तो चलो ज्वाइन कर लो बीजेपी, खत्म हो जाता। ईडी की सीबीआई नहीं रहता। देखिए कितने कोई आ गए। अभी आप मंत्रिमंडल से जांच हुई सीबीआई का भी, उसके बहुत फास्ट जांच चल रही थी सीबीआई का, बीजेपी ज्वाइन कर लिए। बड़े बड़े दवा घोटाले के विधायक है, आराम से। बुड़बक है, नहीं समझते हैं। दूसरे स्टेट में देखिए कितना अच्छा बढ़िया करते हैं। एकदम ज्वाइन कर लो, बीजेपी ज्वाइन करो, ईडी सीबीआई से मुक्त हो। ये करने की जरूरत है। निश्चित तौर पर ईडी बहुत अच्छी जांचें कर रही है। अभी पता चला है 2 दिन में, 1 दिन पहले की छत्तीसगढ़ में भी चल रही है जांच। बुड़बक है लोग, तुरंत बीजेपी ज्वाइन करो, चाहे कोई है। एसपी है तो जरा रिजाइन करके ज्वाइन कर लो, कुछ नहीं होगा किसी का कुछ। खाली बीजेपी में रहना चाहिए। क्या आज ये पहली बार हो रहा है? एक सेकंड, बहुत सीधा सा सवाल मुखर्जी साहब, क्या आज ये पहली बार हो रहा है? क्या अगर आप ये आरोप लगा रहे हैं कि ईडी की कार्रवाई बीजेपी सरकार के इशारों पर होती है, तो क्या ये पहली बार हो रहा है? क्या आपको नहीं, क्या आपको नहीं, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, अभी हाल ही के उदाहरण दे देंगे, मनमोहन सरकार के उदाहरण दे देंगे, और उससे पहले चले जा रहे हैं। क्या इंदिरा जी के समय ऐसा नहीं हुआ था? नाम बता दें कि ये किन की गिरफ्तारी हुई थी और किन किन नेताओं के घर पे छापेमारी करवाई गई थी? आपको क्वेश्चन जो दे रहे हैं, हम इसका जवाब दे दीजिए। ये ऑथोरिटी पावर कब आया कि ईडी और सीबीआई कुछ भी जांच कर सकते हैं? किन की सरकार में थी? कौन लाया? कौन केंद्र सरकार ने इसको किया? ईडी सोचना है। सुन लीजिए, आपको तो बता रहे कि ईडी में आओ, बीजेपी में आओ, ईडी से छुटकारा पाओ। नहीं, ये गलत है। आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए नहीं बैठे। मुझे लगता है कुछ निष्कर्ष निकलना चाहिए। अगर चर्चा हो रही है तो चर्चा में कुछ निष्कर्ष निकलना चाहिए। आप आरोप प्रत्यारोप लगाएं, वो ठीक है, वो उसके लिए आपको मंच मिलते हैं, उसके लिए आप तमाम सारी रैली करते हैं, वहां भाषण देते हैं, लेकिन ये चर्चा में अगर सीधे आने के बाद हमने आपसे हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि क्या ये वास्तव में है जनता के हित के, जनता के मुद्दों के लिए चर्चा का आयोजन किया जाता है? ये आधे घंटे का समय हम निकालते हैं जनता की भलाई के लिए। जनता, क्या आप राय दे सकते हैं? क्या आपकी सलाह है? अब आप आरोप यहाँ चर्चा में भी ले रहे हैं, हम चर्चा में फिर आपका फर्क क्या रहेगा? आरोप मत बोलिए। आप पूरे देश में अगर देख लेंगे, देश में देख
लें कि भाई बीजेपी ज्वाइन करो, ईडी से चलिए मुक्ति ठीक है, पाओ। आ गई बात आपकी, आ गई आपकी बात, चलिए। पूरी बात ठीक है। लक्ष्मी नारायण तिवारी जी, देखिए मुखर्जी जी ने तो साफ तौर पर कह ही दिया, वो खैर आपने सुना ही, लेकिन क्या वास्तव में ये गलत नहीं हो रहा है जिस तरीके से झारखंड में जो जनता को लूटा जा रहा है? आपकी भी सरकार है सहयोगी दल के साथ, और उसके बाद बीजेपी की भी सरकार रही। हमने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा, पिछले दिन भी चर्चा की, हमने तब भी कहा, हमने कहा उनसे बीजेपी से भी सवाल हमने पूछा कि आपकी भी सरकार रही, मैंने नाम भी गिनाए कि किस तरीके से लोग बिहार से झारखंड आकर के पलायन किए, वहां पर किस तरीके से अपने पूरे कारोबार को वहां पर अपना फैलाया। ऐसा नहीं है, लेकिन क्या वास्तव में जनता के साथ न्याय कर रहे हैं क्या आप लोग? सीधा सा सवाल। जोगेश जी, जो मुखर्जी जी ने कहा, मैं उस बात को दोहराना नहीं चाहता, लेकिन पूरी विनम्रता से हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप एक चैनल चलाते हैं, आप कलेक्ट करिए और कलेक्ट करके हमको ये भी बता दीजिए साथ साथ कि झारखंड में ईडी और उसके बाद छत्तीसगढ़ में ईडी, एमपी में जरूरत नहीं है, उत्तर प्रदेश में जरूरत नहीं है, मध्य प्रदेश में जरूर, इस सब में नहीं है, इस सब में नहीं है, इस सब में सब जगह सारे नेता दूध के धुले हैं। वहां बीजेपी की जहां सरकार चल रही है, वहां कांग्रेस और अन्य जो छोटे छोटे दल हैं, क्षेत्रीय दल, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, राजद हो, उन लोगों का भी नैया पार हो रहा है। वही छापा हो रहा है जोगेश जी, जहां कांग्रेस सरकार में है वही छापा हो रहा है। कांग्रेस देखिए, दुर्गंध आती है, दुर्गंध आती है। सेंट को भी आप नहीं रोक सकते, लेकिन सेंट जो अच्छे गंध होते हैं उसकी महक थोड़ा देर से जाती है, दुर्गंध तुरंत आता है। मेरा ये निवेदन है आपसे कि आप हमको बता दीजिए, हम आरोप नहीं लगा रहे, हम ये जानना चाहते हैं। आरोप आप लगाइए, बीजेपी पे लगाइए, बीजेपी जवाब देगी। नहीं हमारा सर, हम बीजेपी में रहना है, आप क्यों रहना है लगाए? और बीजेपी का भी रहना है। हमारा काम है सवाल पूछना, हम सवाल दोनों लोगों से पूछेंगे, ठीक है? एक सेकंड सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, बहुत छोटा सवाल सुन लीजिए, ठीक है? आपके सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से हमने संपर्क करने की कोशिश की थी, हालांकि उनके पास समय नहीं था, बैठ नहीं पाए, उनका जवाब वो देंगे। लेकिन एक सवाल सीधा है, क्योंकि आप हमारे साथ हैं, बैठे हुए हैं, तो आपसे सवाल पूछ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूछा जा रहा है कि कांके रोड पर मुख्यमंत्री आवास पर ये जो कहा जा रहा है कि प्रेम प्रकाश वहां पर रुकता था, ठहरता था, किससे संबंध है, क्यों रुकता था, क्यों ठहरता था, ये आप बता दीजिए। सर सुनिए, मूल सवाल गायब कर दिया है। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप वो बताइए जो चुनाव आयोग से चलकर आदरणीय राज्यपाल महोदय के पास जो लिफाफा पहुंचा है, जिस पर ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर यहीं से मामला शुरू हुआ है। अब तो ये पंकज मिश्रा, तो अमित अग्रवाल, तो बच्चू यादव, ये तो शाखा पर शाखा फूट रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि खनन मामलों में आदरणीय मुख्यमंत्री कितने दोषी हैं, झारखंड की जनता जानना चाहती है। एक दूसरा ये भी नम्र निवेदन है कि अन्य राज्यों में जहां जिसकी भी सरकार चल रही है, झारखंड और छत्तीसगढ़ के अलावे पूरा देश झारखंड और छत्तीसगढ़ नहीं है। जोगेश जी, आप हमको ये भी बता दीजिए, आप चैनल के माध्यम, हम बीजेपी पर आरोप नहीं लगा रहे, हम ये जानना चाहते हैं कि क्या झारखंड और छत्तीसगढ़ के अलावे भी कहीं छापामारी हो रही है, या बाकी जगह लोग सब दूध से धुले हुए, वहां कांग्रेस भी बची हुई है। जहां कांग्रेस की सरकार है वहीं पर छापा मारो, कांग्रेस को बदनाम करो। एन केन पर कांग्रेस पहले मुक्त किया, कांग्रेस मुक्त किया, अब कांग्रेस से तोड़ करके लोग लिए जा रहे हैं। अब कहा जा रहा है जब ये आ गए हैं अब कांग्रेस मुक्त हो जाएगी भारत। अब ही बोलती बंद हुई है, थोड़ा बोलती पर लगाम लगा है। जब हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले और जो रिस्पॉन्स मिल रहा है, आप भी मीडिया चला रहे हैं, बैठे हुए हैं, आपको भी दिख रहा होगा। अब लगता है कि इनकी बोलती थोड़ी बंद हुई है, उस पर लगाम लगा। अरे सुन लीजिए भाई, आप फिर आप सवाल हमसे पूछे, क्योंकि बीजेपी के नेता है नहीं, प्रवक्ता है नहीं, बैठे नहीं, तो हम बता दे रहे हैं ना कहां छापेमारी हुई, बीजेपी के नेता किसके घर में छापेमारी की गई है, हम बता रहे हैं आपको। हरिद्वार में छापेमारी की गई है अगस्त में हरिद्वार में बीजेपी नेता के घर के जो नजदीकी है उनके घर छापेमारी की गई है, सुन लीजिए, ठीक है। और इंदू एन्क्लेव जगह का नाम भी बता रहे हैं हम, सबसे पॉश कॉलोनी हरिद्वार में मानी जाती है, वहां पर बीजेपी के नेता के घर छापेमारी की गई।
सूरत में अवघार भी सुन ढहा दिया लीजिए, गया। सुन लीजिए, सूरत में अवघार भी ढहा दिया गया। फिर अरे वो तो लड़की का हत्यारा अरे था। लड़की का छोड़ दीजिए महाराज, लड़की के जिक्र नहीं कर रहे हैं, वो दूसरा मामला हम जिक्र कर रहे हैं। सूरत में छापेमारी की गई बीजेपी के नेता के यहाँ 2.7 करोड़ की संपत्ति अटैच किया गया, ईडी ने पकड़ी। क्या बात आप कर रहे हैं? सूरत में किसकी सरकार, वहां किसकी सरकार? गुजरात में, जी, थोड़ा सा गुजरात में किसकी सरकार है बताइए ना। देखिए, छापे मारने के बाद कोई आप बताइए ना। बताइए सर, देखिए सुनिए, छापे देखिए, आरोप प्रत्यारोप लगाना, सुन लीजिए, आरोप प्रत्यारोप लगाना केवल ये निष्कर्ष नहीं निकलेगा। आएंगे आपके पास, आएंगे, एक सेकंड। सुनना नहीं चाहते, सुनिए जोगेश जी, सुनना है। 13,500 करोड़ पुराना रुपया महेश शाह ने सबों के सामने, देश के सामने सरेंडर किया था, वो कहा गया। तिवारी जी एक सेकंड, आपने जांच किया गुजरात में? आएंगे मुखर्जी जी, एक सेकंड, आपको रोकेंगे और तिवारी जी आपको भी रोकेंगे। एक कमेंट ले लेते हैं इंदुकान जी से, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। लीजिए। ठीक है, आते हैं इंदुकान दीक्षित जी। देखिए, आपने सुना, केवल आरोप प्रत्यारोप ही। हमने कहा कि चर्चा इसलिए आयोजित की जाती है ताकि निष्कर्ष निकले, कुछ रास्ता निकले। जनता अगर इस चर्चा को देख रही है तो जनता कम से कम समझे कि नहीं, उनके लिए कुछ चर्चाएं की जा रही हैं। जो भी राजनीतिक दल हैं वो इनके लिए, हित के लिए सोच रही हैं, लेकिन यहां पर केवल आरोप और प्रत्यारोप का ही सिलसिला जारी है। नमस्कार योगेश जी नमस्कार। और हमारे दोनों साथियों को भी हमारा नमस्कार। जी बहुत दिनों बाद हमको देखने का मौका मिला है सुशांतो जी को खासतौर। देखिए, सुशांतो जी ने कुछ सवाल उठाए थे अपने प्रारंभिक वक्तव्य में ही कि कब एम्पावर किया गया ईडी को, और ईडी ने आपसे वो सवाल पूछ रहे थे। ईडी जो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है उसके यहाँ से जांच खत्म हो जाती है, बंद हो जाती है। ये तो एक पक्ष है, इस पक्ष पर भी मैं कुछ अपनी बातें रखना चाहता हूँ। लेकिन दूसरा पक्ष ये है कि आखिरकार सारे नेता अगर विपक्ष के दूध के धुले हैं, साफ सुथरे हैं, ईमानदार छवि के हैं, तो उनके खिलाफ ईडी और इनकम टैक्स और सीबीआई को मौका ही क्यों मिलता है जांच करने का या रेड करने का? ऐसा बनो, ऐसे चरित्र बनो कि किसी को उंगली उठाने का मौका न मिले। मास्टर से है अपने सुशांतो दा, आप देख ले कम्युनिस्ट पार्टी में किसी के ऊपर रेड हो रहा है क्या आजकल? किसी को पकड़ के अंदर किया जा रहा है क्या? बहुत रेयरली। एक दूसरा, एक चीज और मैं बताऊं, देखिए ये तुलना आप इस ढंग से नहीं कर सकते भारत में कि भाई उनका पकड़ा नहीं जा रहा, हमारा पकड़ा जा रहा है। अरे मान लीजिए बीजेपी का कोई प्रवक्ता या नहीं है, लेकिन वो तो सीधे कहेंगे भाई ठग लोग, बेईमान लोग, फोर्जरी करने वाले लोग, घोटाला करने वाले लोग जहां होंगे वही लोग पकड़े जाएंगे। बिल्कुल। भाजपा और संघ के लोग अगर ऐसे नहीं है तो उनको जबरदस्ती बराबरी के लिए तो नहीं पकड़ा जाएगा। एक दूसरा, एक पक्ष जो कहा अपने सुशांतो दा ने और लक्ष्मी नारायण जी ने भी, और आपने कुछ पक्ष दिखाए भी। मैं इनको एक उदाहरण बताऊं, भाजपा के प्रवक्ता के तौर में, पत्रकार के तौर पे। बिल्कुल। देखिए, आप जानते होंगे एक बड़ा नाम है कंबोज जी का, मुंबई महानगर के अध्यक्ष रहे भाजपा के, मोहित कंबोज, और उन पे तमाम बार आरोप लगाया है कांग्रेस ने, शिवसेना ने भी हाल फिलहाल के एपिसोड में, और फोटो भी दिखाया गया कि वो जो विधायक गए थे आसाम, गुवाहाटी, शिंदे ग्रुप के, उनके साथ उनकी फोटो भी थी, और कुछ वीडियो भी जारी किया गया। मोहित कंबोज, में नाम ले रहा हूं ऑन रिकॉर्ड। ठीक बात। उन्होंने तमाम, मैं जानता हूं क्योंकि मैं मुंबई में भी बहुत चीजें कवर किया हूं एज ए जर्नलिस्ट। तो प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी की, अमित शाह जी की, स्पेशली इन दो लोगों की जितनी भी रैलीज मुंबई और सराउंडिंग में हुई हैं, उसकी सारी व्यवस्था मोहित कंबोज जी करते रहे हैं, और राइट हैंड मैन माने जाते हैं अपने फडणवीस जी के। उनके खिलाफ सीबीआई के रेड्स हुए, सीबीआई की जांच चल रही है, इनकम टैक्स की जांच चल रही है। और मैं इसलिए जानता हूं क्योंकि हमारे एक मित्र उनके सहयोगी भी हैं, उन्होंने बताया, ये अंदर की बात बता रहा हूं, बिल्कुल, कि वो बड़ा दुख व्यक्त कर रहे थे कि बताइए, मैं जिस पार्टी के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और इन लोगों की सारी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करता हूं, मेरे खिलाफ ही सीबीआई जांच कर रही है। तो इसलिए ये बात सिरे से एक निश्चित तौर पर ये कुछ न कुछ तो पार्शियलिटी लोग करते हैं, हम आप करते हैं भाई। अगर हम सत्ता में आ गए तो हम अपने घर में कोई कमी नहीं देखेंगे, दूसरे में ही कमी देखेंगे और उसके यहाँ जांच करवाएंगे। ऐसा कभी नहीं होता है कि मनुष्य हो और उसमें कमी ना हो। ठीक बात। तो और ये सोच ले कि भाजपा सत्ता में आ गई
तो एकदम निष्पक्ष होकर सब चीज दूध का दूध पानी का पानी करने लगेगी। राजनीति में है तो ऐसी कल्पना कोरी कल्पना है। क्या आप देखिए, वामपंथी दल कांग्रेस के शासन में सपोर्ट करते थे यूपीए 1 यूपीए 2 में, और यूपीए 1 यूपीए 2 में कितने बड़े बड़े भ्रष्टाचार हुए। आज मुलायम सिंह जी का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। उन्होंने न्यूक्लियर डील का सपोर्ट किया और न्यूक्लियर डील के विरोध में कम्युनिस्ट पार्टी ने उस सरकार के साथ छोड़ दिया। तो जब उतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार हो रहे थे, हिंदू आतंकवाद नाम का एक नया टर्म कॉइन किया गया, तो कहां सो रहे थे वामपंथी दल। और आज आप देखिए कि उस समय ओपन पब्लिक में आकर के चिदंबरम जी ने, आपको याद होगा दोनों बड़े नेता हैं, आप लोग शीर्ष नेता हैं, चिदंबरम जी ने और कपिल सिब्बल ने आकर कहा ये सारा प्रिजम्पटिव लॉस है। आप बताएं, देश की 200 कोयला खदानें, जिसमें बड़ी बड़ी ज्यादातर खदानें झारखंड की थी, लूट रही थी, उनका बिना किसी प्रॉपर टेंडरिंग के अलॉटमेंट कर दिया गया, या सुबोध कांत सहाय के भाई को अलॉट कर दिया गया। बताइए वो कौन से माइनिंग एक्सपर्ट है, कहां सो रहे थे वामपंथी दल, कहां थे कांग्रेस के नेता। ठीक बात। और जब उन्हीं माइंस का दादा यहाँ पे जब निष्पक्ष भाव से ई टेंडरिंग हुआ, तो सिर्फ झारखंड के 14-15 माइंस का नीलामी कर करके 2,39,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आया। तो यह पैसा किसका था। और जब उस समय कपिल सिब्बल और चिदंबरम आके कह रहे थे कि यह सारा प्रिजम्पटिव लॉस है, यह तो कोयला का खुदान हुआ ही नहीं, खाली अलॉटमेंट हुआ है, कोयला निकला ही नहीं, तो घोटाला कैसा। उस समय तो आप लोग चुप थे, ऐसे कैसे चलेगा। बिल्कुल यही सारी चीजें हैं और तमाम सारी चीजें। देखिए अभी तिवारी जी आप भी और मुखर्जी जी आप भी देखिए, तमाम सारे उदाहरण अभी दिए दुकान दीक्षित जी ने। दूसरा जो मेरे जहन में भी एक सवाल और आया कि ये तो आपने कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं जो उनके समर्थक हैं उनके यहाँ छापेमारी नहीं की गई, छापेमारी के उदाहरण दे दिए गए। दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि राज्य में आपकी सरकार है, विपक्ष के नेता अगर भ्रष्टाचारी हैं या पूर्व में उन्होंने भ्रष्टाचार किया सरकार में रहते हुए, आपके पास भी एजेंसियां हैं, आप उन भ्रष्टाचारियों को क्यों नहीं सामने लाते। आप उनके जांच पड़ताल करवाइए, अदालत है, अदालत का रुख करिए। आप क्यों नहीं ला रहे हैं, किसको कितनों को आपने जेल भिजवाया। जी बताए हाँ। जांच किनकी हो रही है, सीबीआई। सीबीआई किनके है, तोता किनकी है सीबीआई, बताइए। सीबीआई की जांच हो रही है। महाराज हमारा सवाल आप समझ नहीं पाए, फिर से सुन लीजिए, फिर से सवाल सुन लीजिए, सवाल फिर से सुन लीजिए, सवाल फिर से सुन लीजिए। देखिए सवाल का जवाब दीजिए। देखिए इधर उधर भटकिए नहीं सुधांशु जी। हमारा सीधा सा सवाल है कि राज्य में आपके हाथ में कुछ है कि नहीं, आपके हाथ में जांच एजेंसियां कोई राज्य नाम की कुछ चीज है कि नहीं है सरकार में। पर सीबीआई जांच चल रही है। सीबीआई छोड़ दीजिए, सीबीआई जांच जो कर रही है अपना करने दीजिए, आपकी भी एजेंसी आप जांच करवाइए, राज्य स्तर से जांच करवाइए। अदालत नाम की चीज है, आप प्रमाण रखिए, आप प्रमाण, अदालत कोई चीज नाम की है कि नहीं है। कुर्सी भी हमको लग रहा है कि बीजेपी प्रवक्ता बोल रहे हैं, आप बात को किस तरह से घुमा रहे। हम जोर से कह रहे हैं कि जिसके नाम आप कर रहे थे कि ये आपकी सोच है सुशांतो जी, ये आपकी सोच है। बीजेपी सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए। आप सवाल का जवाब दे नहीं पा रहे हैं, गोल गोल घुमा रहे हैं, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। सरकार, मेरा सीधा सा सवाल है, सरकार नाम की कोई चीज है, राज्य सरकार नाम की कोई चीज है कि नहीं। कितने लोगों की जांच आप लोगों ने करवाई, सरकार ने करवाई, और कितने लोगों को अंदर करवाया, इतना सीधा सा सवाल है बस। और जांच आपको दिख रहा ना, नहीं दिख रहा आपको, आप इसको सुन लीजिए, थोड़ा सा सुन लीजिए, अच्छा लगेंगे आपको। ये जो आप प्रकाश की नाम कर रहे हैं ना कि हेमंत सोरेन के यहाँ पर आते थे जाते थे, रघुवर की समाज भी उनके मुख्यमंत्री आवास में उड़ाते थे, उनका भी एजेंट है, इनका भी एजेंट है। क्यों नहीं पहुंचा दिया, वही तो मेरा सवाल है, यही सवाल है मेरा कि क्यों नहीं पहुंचा दिया। इतने 2 साल से 2.5 साल से आप सरकार ने क्यों नहीं उसको जेल में पीछे पहुंचा दिया, यही सवाल है। 17.5 साल रहने के बाद भी क्यों नहीं उसके अंदर पहुंचाया, ये तो जवाब आपको भी देना पड़ेगा। अरे ये हमें नहीं, ये बीजेपी का प्रवक्ता देगा साहब, ये हमें नहीं देना पड़ेगा। आप तो बीजेपी के तरफ से बोल रहे हैं, ये आपके सुनिए नहीं देते। ये तो अगर आपसे सवाल पूछेंगे तो आप बीजेपी बता देंगे, बीजेपी से पूछेंगे तो वो आपको बता देगी, बीजेपी से पूछेंगे। आप सवाल का जवाब दे नहीं पा रहे हैं, सीधी सी बात कहिए, आप सवाल का जवाब दे नहीं रहे, जनता को भ्रमित कर रहे हैं। ये रैली समझ के यहाँ पर संबोधित कर रहे हैं, ये रैली नहीं है, ये चर्चा हो रही है। ये कोई आपका मंच स्टेज नहीं है जहां पर आपने 4,000 लोगों को, 4 लाख लोगों को बुला लिया, वहां पर आप संबोधित कर रहे हैं। ये मंच नहीं है। आप सवाल का जवाब दीजिए, आप गोल गोल मत घुमाइए तिवारी जी।
मान लीजिए थोड़ा तिवारी जी सा- ठीक है, अरे सवाल का जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं ना, आप सवाल आप गोल गोल घुमा रहे हैं, ठीक है आपके पास आएंगे। तिवारी जी जी भाई, जिन प्रेम प्रकाश से देखिए- किया अभी मुखर्जी जी ने, वास्तव में ठीक है, हम तो कह रहे हैं, हमने आपके साथ पहले भी पिछले दिनों चर्चा की, हमने आपने सुना होगा कि पूछा बीजेपी के प्रवक्ता से और नेता से सवाल मैंने पूछा था, आप थे मेरे साथ जुड़े हुए थे, मैंने उनसे पूछा कि आप क्या कर रहे थे जब आपकी सरकार में ये लोग आ रहे थे। देखिए योगेश जी, लेकिन हमारा सीधा से सवाल ये है कि इतने दिनों में जब आप 2.5 साल में सरकार में हैं, आपने क्यों नहीं पीछे भेज दिया जेलों के सलाखों के? योगेश जी, ये इंदु कांत जी की बातों से मैं सहमति व्यक्त करता हूं। उन्होंने ये कहा कि हमें अपने आचरण पर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। अगर हम कांग्रेस पार्टी के नेता हैं या जेएमएम के नेता हैं तो हम ये लोगों के सामने अपने आचरण की प्रस्तुति करें, ये बताएं कि साहब आपने जो किया था किया होगा, हमको जब सत्ता सौंपी है यहाँ के लोगों ने तो हमारा आचरण दूध की तरह स्वच्छ और धवल है, हमको ये जरूर करना चाहिए। लेकिन राजनीति दल के नेता कार्यकर्ता होने के नाते इतना तो पूछने का अधिकार है। जैसा कि अभी इंदु कांत जी ने कहा कि देखिए कोई भी व्यक्ति जब सत्तासीन हो जाता है और कुर्सी पर जब बैठ जाता है तो उसको अपने घर की कोई कमी नहीं दिखती। बहुत सुंदर और साफ गोल से इन्होंने कहा, उसको मैं स्वीकार करता हूं और समर्थन करता हूं ये बात। उसी के तहत बीजेपी को अभी अपनी कमी नहीं दिख रही है और ये अच्छा है जो पूर्व की बातें उदाहरण में दी जाती हैं कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तो ईडी का प्रयोग किया गया था, धारा 356 का प्रयोग किया गया था। जाहिर तौर पर है, अच्छी बात है, दिखेगी, हम जांच सरकार जारी में है, आए। जहां से लिंक होंगे, मैं भी इस बात को समर्थन कर रहा हूं कि जिसके भी लिंक हो, बीजेपी सरकार में जिससे लिंक रहे हो उसकी भी गिरफ्तारी हो, उससे भी जांच पड़ताल की जाए और सलाखों के पीछे उसको भी भेजा जाए। इसमें कोई दल का काम नहीं है, ये राज्य की जनता के हित के लिए है। इसलिए आप सभी मेहमानों का फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जिस तरीके से झारखंड में ईडी की कार्रवाई जारी है और ऐसे में अब सियासी गलियारों में चर्चा भी तेज है कि आखिर नाम कौन कौन से और सामने आने वाले हैं जिनकी ईडी और गिरफ्तारी कर सकती है या पूछताछ के लिए उन्हें बुला सकती है और पूछताछ में गड़बड़ी पाई जाने के बाद वो सलाखों के पीछे जा सकते हैं। ऐसे में कई नेताओं के साथ कई अधिकारियों के नाम भी चल रहे हैं। इस चर्चा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।